अब ज्यादा नहीं, अब रिकॉर्ड हो रहा है। तो आज हम खेलेंगे फुटबॉल। पिछले सैटरडे में खेले थे क्रिकेट, तो आज फुटबॉल। तो किस लिए बुलाया गया आप लोगों को भी पता है। ह्यूज डिमांड फॉर नेशनल करंट अफेयर्स। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर तो चल ही रहा है, तो साथ साथ में आज से नेशनल करंट अफेयर्स शुरू होगा। वीकली ये क्लासेस रहेंगे। वी विल ट्राई टू कंप्लीट मोर देन वन टॉपिक्स। आज तो 1.5 घंटा का सेशन है, लेकिन 2 घंटा का रखेंगे, तो एक दिन में कम से कम टारगेट करेंगे कि 2 टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। तो नेशनल एंड बिहार स्पेसिफिक कितने टॉपिक्स हैं हमें वो कवर कर लेना है कि व्हेन यू गो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन आप लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ रहेगी। कोई भी क्वेश्चन करंट वाले सेक्शन से आएगा, वो पॉलिटी का हो, आईआर का हो, या साइंस टेक का हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी को, कोई सेक्शन को नहीं छोड़ना है। तो व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग, हम वो डिलीवर ही करेंगे विद द क्वालिटी। बस आपको उस लेवल का मेहनत करके जाना है, चीजें नहीं छोड़नी है, पढ़ाई को भी लेकर और जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा तब लेकर। तो नेशनल में आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले हम लिस्टिंग करेंगे, इसमें कुछ और अपडेट्स होंगे समय के साथ। फरवरी तक चीजें को जाना, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम होगा। आज बहुत लोगों का मेंस का एग्जाम भी रिजल्ट आ रहा है, तो ऑल द बेस्ट। हाँ, ये याद दिलाना पड़ता बीच बीच में। तो मेंस के बहुत लोग हैं, उम्मीद है कि सबके रिजल्ट जो जो मेंस लिखे हैं, जिनका जिनका कॉपी यहाँ पे चेक हुआ। हाँ, क्या हुआ अनुराग? अब कट ऑफ नहीं गेस हुआ। 450 तो रहेगा, 450 रहेगा, तो कॉन्फिडेंट रखिए। तो आज हम शुरू करेंगे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टिंग रिगार्डिंग द नेशनल। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो पढ़ेंगे वो है मणिपुर क्राइसिस। तो मणिपुर क्राइसिस को समझने के लिए इसलिए मैंने वो अभी फुटबॉल स्टेडियम लगाया था। हाँ, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। अब बात हुआ कि व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल, नेशनल एंड बिहार करंट अफेयर, इसमें हमें कुछ एरियाज को समझना होगा। देन वी गो फॉर द इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज आएगा इसमें नेशनल में, पहला है वो इंटरनल सिक्योरिटी। इस इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें सबसे पहले है मणिपुर क्राइसिस। दूसरा, पहलगाम और दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जो टेररिज्म का नया पैटर्न देखा गया, फिदाइन वाला, कि सेल्फ चले जाना, मतलब जिहाद को गलत तरीके से प्रमोट करना और ये चीज। तो मिलिटेंट्स वर्सेस टेररिज्म या पहलगाम अटैक, उसी में ऑपरेशन सिंदूर, ये सारा एरियाज हमें यहाँ पे कंप्लीट करना इन द इंटरनल सिक्योरिटी। तो ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक एंड दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने रोज न्यूज में पढ़ रहा होगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। नक्सलिज्म को लेकर बहुत न्यूज में आ रहा है, सरेंडर को लेकर क्या प्रमोशंस हो रहा है, कुछ लोग शहीद हुए हैं जो हमारे सेना के या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके भी सारे एरिया सेक्शंस को हमें कंप्लीट करना है। तो इंटरनल सिक्योरिटी देखा गया है कि बीपीएससी में ये भी टॉपिक को अब टच किया जा रहा है। ये कोर आपको यूपीएससी में ज्यादा दिखता है इंटरनल सिक्योरिटी ये, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी 71st को ध्यान में रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाता है। तो ये हुआ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसमें हम नक्सलिज्म वाला भी पार्ट पढ़ेंगे। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट मिलिटेंट्स वर्सेस टेररिज्म। तो ये हमारा हुआ पहला एरिया इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें हमें हर टॉपिक को करंट में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है उसको कंप्लीट करना। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आया था? आया होगा पहले भी। यूसीसी कितना बार आया? चंपारण सत्याग्रह कितना बार आया? तो ये आप कैसे डिसाइड कर, क्योंकि मणिपुर क्राइसिस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता हुआ तो आपको मई 2023 में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड इन 2025 सितंबर मंथ, इसलिए फिर से ये न्यूज में आ गया है। अब
मणिपुर क्राइसिस उस समय जब आया होगा तो उसके बेसिक्स आएगा, तो उसके ओवरव्यू, इंटरनेशनली क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, भारत सरकार का क्या 13 पॉइंट प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर का विजिट होना, उसके बाद वहां पे प्रेसिडेंसी, ये सारा डेवलपमेंट्स हुआ। तो इसलिए मणिपुर क्राइसिस, इंटरनल सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या चैलेंजेस है भविष्य में, ऐसा कुछ इवेंट्स ना हो, क्लासेस ना हो, वायलेंसेस ना हो, उसको लेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो एक वाइब बनाया गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करके इस चीजों को सुधारना चाहते हैं, फिर से रिवैम करना चाहते हैं, फिर से शांति नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए ये बहुत न्यूज में रहा था। इसलिए फिर से हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मणिपुर क्राइसिस। उसके बाद जो सेकेंड में होगा पॉलिटी। पॉलिटी में जो सेक्शन हमें पढ़ना है एसआईआर। एसआईआर का ब्रॉड, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस पे पक्के से एक सवाल आएगा। दूसरा आर्टिकल 143, जिसमें वो 14 क्वेश्चंस हैं, और जिसने इसका जवाब दे दिया बन जाएगा करोड़पति। 14 ही सवाल हुआ करते थे ना, तो ये 14 क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसआईआर सबसे इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, ये ठीक है, हो सकता आए या नहीं आए, मन करेगा तो फिर से पूछ देगा उसके डायनेमिक्स चेंज करके, लेकिन एसआईआर बिहार के ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि सवाल इस पे आएगा। फिर दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां बन रहा है, न्यू पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। इस बार बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो हुआ है 2025 में, जिसमें जो इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था उसको उठाया गया था, जिसमें माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज को, कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर निकल के, जिसमें नया पार्टी आया, उसका रोल, पैसा, पावर, मसल, ये सब बेसिक चीजें, लेकिन एक नया पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिला इस बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं एसआईआर में। एसआईआर के साथ ये चीजें डेवलपमेंट्स होते हैं, एसआईआर वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये सब ये पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट है। दो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जो हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, एसआईआर 143 और ये एसआईआर। जैसे माइग्रेशन हुआ, ये सब एरियाज आप पढ़िएगा इकोनॉमी में, लेकिन यहाँ भी माइग्रेशन वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के कंटेक्स्ट में। फिर आप मुस्कुरा रही हो तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें कवर करना है इन करेंट अफेयर्स, वो नहीं सर भी कुछ एरियाज को टच करेंगे, उनसे डिस्कशन चलते रहेगा, लेकिन एसआईआर ये मुझे कवर करना है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे फोकस रखना। और जो जो टॉपिक्स लिख रहे हैं इसके बाहर में भी आपको कुछ टॉपिक्स लगता है तो विल डिस्कस, और उसको भी हम रखेंगे, क्योंकि फिर आपको करंट वाले सेक्शंस के लिए बाहरी मेहनत नहीं करना है कि घर जाए फिर से करंट का कोई मैगजीन लें, फिर उसी में 2 घंटा लें पॉइंट्स, वो सब नहीं करना। आप यहाँ पढ़कर जाइए, वेल कॉन्फिडेंट रहिए, सफिशिएंट कंटेंट रहेगा, क्वालिटी कंटेंट्स रहेंगे, चीजें आपने समझा है कि कोई भी क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से भी आए तो ये पूछा जा सकता है। थर्ड एरिया जो हमें पढ़ना है इसमें, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है लोकल से लोकल टू ग्लोबल, जिसमें हमें एक रिलीजियस कल्चर फेयर के बारे में पढ़ना है, वो है सोनपुर मेला। जैसे महाकुंभ को लेकर सवाल आया है, तो हो सकता है कि सोनपुर को लेकर क्या है, बिहार सरकार इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। तो ये जो लोकल टू ग्लोबल है या रिलीजियस कल्चर ट्रेडिशन बना हुआ है, कल्चरल ट्रेडिशन फेयर है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोनपुर मेला। आर्ट एंड कल्चर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो उसको भी कंप्लीट करेंगे, जो मिसलेनियस जो भी अपडेट्स आएंगे उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स को लेकर है। आपने भी देखा है कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ हुआ है। दूसरा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया जा रहा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन। अब तो इस बार तो वुमेन हमारे बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया गया श्री सिंह को। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार सरकार क्या काम कर रही है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें राजगीर एक एकेडमी बनाया गया है, कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में होने वाला है 2030 में। तो ये स्पोर्ट्स को लेकर सरकार का, बिहार का हर कंटेक्स्ट में हमें चीजें पढ़ना हो सकता है यहाँ से एक सवाल जरूर आएगा, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ हुआ है, सरकार बहुत खर्च कर रही है दोनों सेंट्रल और स्टेट। तो स्पोर्ट्स को लेकर एक तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया यूथ, कॉमनवेल्थ गेम
और राजगीर का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है मिसलेनियस में जो पढ़ना है, जो आप ज्योग्राफी में हो सकता पढ़े, लेकिन हमें जो जरूर पढ़ना है वो है पहला एयर पॉल्यूशन। सिर्फ पर्टिकुलर एयर पॉल्यूशन को लेकर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप 3-4 महीना में बहुत न्यूज में रहा है। एयर पॉल्यूशन हर ठंडे के मौसम में आता है, उस पर चर्चा होते हैं और इवन शॉर्ट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, फिर जैसे नॉर्मल सिचुएशन होता है फिर से उसी माहौल में चले जाते हैं। तो इसको लेकर सरकार हो या कोर्ट्स हो, बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है, एक जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह देखा जा रहा है कि क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए। सिर्फ सिर्फ इलेक्शंस के मुद्दा बनकर ही रह गया है पॉल्यूशन, खासकर एयर पॉल्यूशन। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डायनेमिक टॉपिक है जहां पे एक सवाल जरूर आ सकता है हमारे बीपीएससी 71 में करंट अफेयर्स से। इसको आप ज्योग्राफी से देखिए या आप इसको करंट ओरिएंटेड टॉपिक देखिए। तो एयर पॉल्यूशन बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, अगर आप बिहार स्पेसिफिक की बात करें तो 7 निश्चय प्रोग्राम, ये भी थोड़ा सा समझ लेंगे। उसके बाद और भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का स्पेसिफिक हमें यहाँ पढ़ना है। इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें यहाँ पे कवर करना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें 100वां जो लॉन्च था आदित्य L1 हो या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है, प्राइवेट स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये हर सप्ताह क्लासेस चलेंगे और जब हम कोशिश करेंगे इसको जनवरी तक सारे चीजों को कंप्लीट कर ले। टॉपिक्स ज्यादा रहेंगे कि आपको लगे कि हाँ हमने सब पॉइंट्स को कवर किया, तो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा। तो क्लासेस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए रखेंगे क्योंकि टॉपिक्स बहुत डायनेमिक रहेगा, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर उसी पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर वो मैं आपको लिखने को दूंगा जो आप सबमिट कर दिया कीजिएगा आज भी जो हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स क्लासेस रिगार्डिंग 71st बीपीएससी मेंस, जिसमें ये फ्लो चार्ट, ये रोड मैप से हमें आगे बढ़ना है। उसमें पढ़ सकते हैं, उसी में वो तो एविएशन वाला में है कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं। कुछ सवाल रहने दीजिए जो छोड़कर भी आना। कहने का मतलब ठीक है, उसमें उसमें सवाल आ सकता है, वैसे तो डायनेमिक नहीं है, एक बार हो गया दुखद घटना हो गया, लेकिन उसमें अब ज्यादा आएगा तो फिर हमें एविएशन और कम्युनिकेशन ये सब पढ़ना होगा कि चीजें को कैसे सुधारे। देखेंगे अगर और लगे कि ऐसा 2-4 घटना हो, अगर हो जाता है इलेक्शन से एग्जाम से पहले, तब तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ना हो अच्छी बात है, ऐसा दुखद घटना दोबारा ना हो। एक बार बहुत पहले 2000 के आसपास, 2002 के आसपास गर्दनी बाग एरिया जहाँ है, जहाँ पुल बना चितकोरा, कौन पुल, चितकोरा पुल बोलते, कौन सा पुल है, वहां पे एक विमान क्रैश हुआ था। वहां भूत भी घूमते थे, बोलते थे कि वो मांगते थे लिफ्ट। ये कॉमन कहानी चलता है। मैं वहां पे यज्ञ किया गया था कि लिफ्ट ना मांगे, रैपिडो यूज करें। तो ये चीज था, लेकिन वो था, वो बहुत बड़ा घटना था। वो फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, उस सही जो उस एरिया में रहते हैं पटना, उस समय तो मैं पटना में नहीं रहता था, लेकिन बाद में सुना 2000 में हुआ था, 2 में ना। तो जो लोकल्स पटना है या जो उस एरियाज में रहते, जहाँ पे वो गर्दनी बाग में धरना होता था, वहीं पे कोई कॉलेज या हॉस्टल है या स्कूल है मेरे ख्याल से, गर्ल्स या स्कूल है, वो समय नहीं था। तो हाँ, तो वो घटना बहुत वो है, वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेकिन वो अभी उतना इंपॉर्टेंट है। ये सब सारे एरियाज है, खासकर जो हमें इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है, पॉलिटी वाला पार्ट है, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमें हर एरियाज को है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद टेररिज्म, ये इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत है। पहलगाम अटैक हुआ, फिदाइन हमला जो बोलते हैं, ये क्या होता है फिदाइन, ये मिलिटेंट्स और टेररिज्म का डिफरेंसेस क्या होता है। तो ये 3 बैक टू बैक जो अटैक्स हुए भारत पे, उसमें ऑपरेशन सिंदूर, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनल सिक्योरिटी में जो मणिपुर क्राइसिस, ठीक। तो ये सारा आवाज नहीं, बात नहीं, सिर्फ हम बात करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे विथ फर्स्ट टॉपिक, मणिपुर क्राइसिस। मणिपुर क्राइसिस, अब बताइए खुशी कि मणिपुर क्राइसिस तो आया है, तो क्या है मणिपुर क्राइसिस। हाँ ठीक, हाँ तो आगे
और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो बस इतना ही, 3 पॉइंट में खत्म। और बताइए। हाँ हाँ ठीक है। और पीछे ठीक है अनुराग, आज ही जवाब देना। हम्म कितना परसेंट है? मोर देन 50%, बट दे लोकेट है वो 10% जोग्राफिकल एरिया में। हाँ हाँ ठीक, वही पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। और बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या फैक्टर्स है, क्या है? बिल्कुल। तो ये मणिपुर क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग आवर इंटरनल सिक्योरिटी। मणिपुर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत सरकार इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं सौतेला व्यवहार किया है। ये डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि एक सौतेला व्यवहार किया गया है रिगार्डिंग मणिपुर क्राइसिस। भारत सरकार को या भारत के प्राइम मिनिस्टर को लगभग 2 साल लग गए मणिपुर पहुंचने में, जो भारत के 7 RCR या लोक कल्याण मार्ग से जो मुश्किल से 1500 या 1800 किलोमीटर दूर होगा। तो ये एक दिखाता है द सेंसिटिविटी रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत सरकार हो या भारत में एक अलग सा माहौल और एक अलग सा एक माहौल बनाई, माहौल ही बोलेंगे, बना रहता है कि हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो हमारे भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स है या एक इम्पोर्टेंट एरियाज है इन द जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो, कि जो उसको हम एक साइडलाइन किए रहते हैं। और इंसिडेंट ऐसा हो जाना मणिपुर वायलेंस जैसा, और उसमें प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट का लेट रिएक्शन देना, ये शो करता है कि कितना हम सेंसिटिविटी है या कितना हम उस मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है। तो ये भी बहुत पॉलिटिकल मुद्दा भी बना, खासकर भारत के इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भी बहुत बड़ा मुद्दा बना, जहां पे बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से चीजें बोले। जब हम मणिपुर क्राइसिस की बात करते हैं तो इट शोज दैट विथ नेम कि हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। अब जब मणिपुर का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिएगा तो बेसिकली द क्लैश बिटवीन द टू कम्युनिटी, टू ट्राइबल और इथनिक ग्रुप कम्युनिटी, जिसको हम एक ट्राइबल बोलेंगे और एक को नॉन ट्राइबल बोलेंगे, जहां पे ये एक इंपॉर्टेंट वायलेंस हुआ। और ये शो करता रिगार्डिंग द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, सेल्फ ऑटोनॉमी और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डिटर्मिनेशन को लेकर। जब हम मैप में भी आपको मैंने बताया कि ये मैप जो मैंने भी लगाया है फुटबॉल, जब मणिपुर का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिएगा तो मणिपुर में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन ये 16 डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट हो चुका है 2 एरिया में, वैली और हिली एरिया। जब हम वैली की बात करते हैं इट मींस दैट मणिपुर इज लाइक ए फुटबॉल ग्राउंड, और हम जब वैली की बात कर रहे हैं तो वो जो ये जो है एरिया, ये हो गया आपको वैली। और इस वैली में रहते हैं कौन? मिति, जो पॉपुलेशन के हिसाब से मोर देन 50% है, अराउंड 53-54% है। और वैली का जो एरियाज है जहां पे ये ऑक्यूपाई किए हुए जो रहते हैं, जो इंडिजिनस नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है, वो बस 10% एरिया में ही कवर करते हैं। और ये जो हिली एरियाज हो गया, ये हो गया बाकी जितने ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्होंने यहाँ पे अपने आप के सेटल किया हुआ। और ये लगभग 90% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया है मणिपुर का, जो लगभग बाकी पॉपुलेशन को कवर करते हैं, जिसमें नागाज हैं, कुकीज जो हैं, ये सब इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, लगभग मोर देन 30 कम्युनिटीज। तो इसलिए मैंने फुटबॉल स्ट्रक्चर में आपको बताया कि ये फुटबॉल ग्राउंड हो गया मणिपुर, और जो मणिपुर का जो सेंट्रल पार्ट हो गया इम्फाल वैली, वो ये ग्राउंड हो गया, इसी वैली है, और ये सब यहाँ पे हिली एरियाज में लोकेट किए हुए। तो ये हुआ ज्योग्राफिकल ऑफ मणिपुर। बोलने के लिए पॉलिटिकली ज्योग्राफिकली दे आर 16 डिस्ट्रिक्ट्स, बट दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ओनली एरियाज, वैली और हिली एरिया। तो ये भी सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट उनका एक इथनिकल फॉल्ट लाइन बना हुआ है मणिपुर वायलेंस में, कि सही से ज्योग्राफिकली डिवाइड नहीं हो पाया या सेटलमेंट नहीं हो पाया, जिसको लेकर सब अपने अपने हिसाब से सोचते रहे, और ड्यू टू द लॉन्ग लास्टिंग उनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, उसी के कारण ये मणिपुर क्राइसिस भी हुआ।
ये जो आप फैक्टर पढ़ते हैं कुकीज और मेथीज का, ये इमीडिएट फैक्टर था, वायलेंस होना, एंड द मेथीज दे डिमांडेड फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, ये इमीडिएट फैक्टर है। जैसे आप हिस्ट्री में रिवोल्ट 1857 पढ़ते हैं, या आप मुंडा अपराइजिंग पढ़ते हैं, दरोगा इंसिडेंट है ना उसमें एक, वो इमीडिएट फैक्टर है। जो आपको मेरिट वाला जो चीज हुआ वो इमीडिएट फैक्टर है, लेकिन उस इमीडिएट फैक्टर होने के पीछे भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स थे, इसके भी बैकग्राउंड्स कुछ और भी थे जो हमें वो भी समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कुकीज और मेथीज के बीच में क्लैश और ये वायलेंस क्यों हुआ। और ये वायलेंस स्टार्ट हुआ था 13 मई 2023, जो पहला वायलेंस हुआ था, और वो चलते रहा। आज भी बोल सकते हैं कि वहां पे पीस और स्टेबिलिटी नहीं है। There are so many claims from the central government as well as state government कि वहां पे पीस है, स्टेबिलिटी है, पर ऐसा अभी कुछ नहीं है क्योंकि ये सारे सेटलमेंट्स नहीं हुए। तो जो हम बात कर रहे हैं कुकीज और मेथी का, जो मेथी का डिमांड था एसटी कम्युनिटी के लिए, वो सिर्फ एक इग्नाइट फैक्टर था, उसके पीछे बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था। अब इस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आपको समझना होगा टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, पहले फिर हमें पास्ट को समझना होगा। इट इज इंपेरेटिव टू अंडरस्टैंड द पास्ट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर प्रेजेंट। तो ये बहुत ही, इसका पास्ट क्या था। अब पास्ट समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री समझना होगा कि भाई अब हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, ब्रिटिश कॉलोनियल फेज में क्या हुआ, कहां से कुकीज आए, ये कौन है कुकीज, ये कौन है मेथीज, किनका मणिपुर है। अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में तो देयर लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं, तो ये मणिपुर में ये क्यों वायलेंस हो रहा है, इसमें इंटरनेशनली इन्वॉल्वमेंट किसका है, क्यों इंटरनेशनली भी बोला जा रहा है, क्यों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बोला गया है कि जब रोड जो मेन इशू है, जो बर्निंग कारण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो म्यांमार में डिस्ट्रेस वो है। तो ये सब फैक्टर आपको समझना होगा टू अंडरस्टैंड द मणिपुर क्राइसिस। और लास्ट में जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे विजिट किए थे तो वहां से चीजें क्या निकल कर आए, तो भविष्य में ऐसा कोई चैलेंजेस ना हो नॉर्थ ईस्ट में, या जहां पे आपको मैक्सिमम कम्युनिटीज रहते हुए डिफरेंट रिलीजियस फैक्टर से डिफरेंट हो या उनका कल्चरल फैक्टर से अलग हो। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा मिरर है मणिपुर टू अंडरस्टैंड द इंटरनल सिक्योरिटी। एक केस स्टडी में देखा जा रहा है कि ऐसा भविष्य में ना हो तो हम मणिपुर को कैसे पढ़े, कैसे क्या करे, उसको भी समझना होगा, तब हमें समझ में आएगा ये करंट अफेयर्स का टॉपिक क्यों इतना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही चीजें, तो मणिपुर क्राइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमें पहले ज्योग्राफी, मणिपुर कब बना स्टेट, 1972। कौन कौन बोला, सब 0.33। बनाइएगा तो 100%। बनाइएगा तो 100%, ये सब मिस्टेक नहीं करना, बेसिक क्वेश्चन है। यूनियन टेरिटरी कब बना, 56, आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। समझ रहे ना चीजें, तो आफ्टर बिकेम द स्टेट, उसके बाद भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुआ, तो एक एक पॉइंट्स को हमें समझना है, तब आपको बहुत क्लियर क्रिस्टल समझ में आएगा, अच्छा ये हुआ है मणिपुर क्राइसिस। ये जो आप लोग ने बताया एसटी का डिमांड करना, हाई कोर्ट ने बोला, उसके बाद वहां पे एक प्रोटेस्ट लाया गया, ट्राइबल सोलिडरिटी मार्च किया गया, उसी में घर से निकाल के लोग मारना शुरू किए। द सपोर्ट फ्रॉम द म्यांमार, म्यांमार में 2021 में पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, मिलिट्री कू हुआ, जिसके कारण लोग वहां से मूव किए, जो मणिपुर के बॉर्डर से जहां से म्यांमार है वहां पे कुकीज सेटल हुए, वो लोग उसमें घुलना मिलना शुरू किए। मेथी ने कहा कि भैया ये लोग और हमारा एक तरीके से चीजें को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके बाद एनआरसी का डिमांड होना, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट एंड इंटरलिंकिंग रिगार्डिंग द मणिपुर क्राइसिस। समझ में आ रही चीजें, तो पहले तो हेडिंग डालिए मणिपुर क्राइसिस और पहले लिखिए इट इज द imperative to understand, it is imperative to understand the past that shape the politics of the present. फुल स्टॉप। नीचे लिखिए हाउ द मणिपुर
divided as a geographical land, comma, and that change into ethnic violent center. अब अगर हम बात करें मणिपुर को लेकर, तो ये मणिपुर का मैप आपको हर चीज एक्सप्लेन कर देगा कि क्यों ये ज्योग्राफिकल लैंड एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है इथनिक वायलेंट का, जबकि हर जगह पे इस ट्राइबल कम्युनिटी या इथनिक ग्रुप्स रहते ही है, नागा हो या जितने भी स्टेट्स में। जब मैंने वो फोटो दिखाया था आपको फुटबॉल का, तो यही हो गया आपको वैली, जिसको इम्फाल वैली बोलते हैं। इम्फाल वैली ईस्ट वेस्ट में बटा हुआ है, यहीं पे मेथीज रहते हैं। और जो ये एरिया है, ये लगभग सिर्फ 10% है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मणिपुर। और यहाँ पे इनका पॉपुलेशन कितना है? इतना पॉपुलेशन है अराउंड 53%। और बाकी जो गैलरीज होता है फुटबॉल का, वो गैलरीज हो गए ये सब, और यहाँ पे सब रहते हैं अलग ट्राइबल कम्युनिटी, जिसमें डोमिनेट करता है कुकीज जो और नागास, और भी बहुत सारे 28, 29, 30 कम्युनिटीज और भी रहते हैं। और इनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो है 90% है ज्योग्राफिकल एरिया, और इनका पॉपुलेशन उसी के बाद जितना होता है उस समय डिवाइडेड है, 23% है, कोई 14%। लेकिन मेथिस का ये खासियत है कि दे अल्सो कंट्रोल द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, सब जगह पे मेथी डोमिनेट करते हैं। अगर टोटल सीट है 60 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसमें 40 सीट यही लोग कवर करते हैं, और 20 में आपको कुकीज और जो आते हैं। तो ये जो आपको एक इंपॉर्टेंट एरिया बना है, ये सबसे बड़ा टसल बना इनके बीच में। इसलिए ये ज्योग्राफी आपको बहुत जरूरी है समझना, टू अंडरस्टैंड द मणिपुर क्राइसिस। अब हम बात करते हैं, ये एरिया आपको पता है म्यांमार में, तो ये सबसे सेंसिटिव एरिया, जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो इसलिए ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट, टोटल कितने? 16 डिस्ट्रिक्ट। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मणिपुर को लेकर भी बनाइए। मणिपुर लिखे यहां से, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, जरूरी है याद रखने के लिए। लैंड ऑफ ज्वेल्स, लैंड ऑफ ज्वेल्स, JEWELS, ज्वेल्स, where 16 districts but comprised in valley and comprised in valley and hills। अब हम जब वैली की बात कर, लिखिए वैली कंप्राइजेस अबाउट 10% मणिपुर लैंड मास and is dominated by non-tribal मेथीज, मेथीज MEITEI, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 53% है ये। दूसरा आता है हिली, 90% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया and inhabited by more than 35%, more than 35% of recognized tribal community, recognized tribal community like कुकी, कुकी KUKI, कुकी एरो देकर जो, कुकी जो, साथ में अब नाम लिया जाता है, कंसस बन गया कुकी जो, बताएंगे ये भी क्या है, कुकी जो, कॉमा नागा एंड अदर्स।
समझ में आ रही है चीजें, कोई दिक्कत नहीं आता। अब बाकी वो बेसिक चीजें कि आपको ही पता है कि जिसका सबसे ज्यादा, जिसका जितना भागीदारी उसका उतना हिस्सेदारी। तो भागीदारी सबसे ज्यादा किसका है? मेथिस का। तो भैया तो उसके विधायक ज्यादा रहेंगे, तो 40 विधायक इसलिए चुनकर आ जाते हैं, रहते हैं बड़ा डेंस एरिया में। अब ये है नॉन ट्राइबल। अब ये नॉन ट्राइबल है तो इनके पास वो पावर नहीं है कि कहीं पे ही जमीन खरीद सके, कहीं पे कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो चीज मिला हुआ ट्राइबल कम्युनिटी में। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा स्पेशल स्टेटस, किस स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, कौन सा आर्टिकल में? 371 और ए बी सी डी सी सी। तो उसके हिसाब से ये भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अब वो लोग है ट्राइबल कम्युनिटी, दे हैव द पावर टू बाय एनीथिंग रिगार्डिंग लैंड। वो जाकर वैली में भी खरीद सकते हैं, हिली में तो रह ही रहे हैं। लेकिन जो वैली में मेथीज रहते हैं, दे आर द ओबीसीज। अभी उनके पास कौन सा स्टेटस है? ओबीसी कैटेगरी है, उनके पास वो पावर ही नहीं है, तो वो खरीद नहीं पा रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। तो ये डिस्प्यूट चलते आ रहा था, ये लॉन्ग है बहुत। इतिहास में अगर जाइएगा तो ब्रिटिश एरा से भी पहले ये चीजें करते हैं। और अगेन दिस, ये जो चीजें बनी है इसमें ब्रिटिश कॉलोनियल फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका जो सबसे बड़ा जो सीड बोया है वो है ब्रिटिश लोग। ब्रिटिश लोग कुकीज को बुलाया बाहर से, आइए। जो नागा लोग वहां पे क्रांति मचाए हुए थे, उधर पूरा चीज किए हुए थे, उसको संभालने के लिए, एक बफर जोन बनाने के लिए नागास के खिलाफ कुकीज को बुलाया गया फ्रॉम म्यांमार एंड बर्मा। बर्मा से, बर्मा का जो चीन स्टेट है और ये सब एरियाज है, वहां से बुलाया गया कुकीज को। और दो तरीके के कुकीज थे, ओल्ड कुकीज और न्यू कुकीज। जो ओल्ड कुकीज थे वो एक तरीके से सिमुलेट कर गए नागाज में, और जो न्यू कुकीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। तो कुकीज को बुलाया गया था नागा के खिलाफ बाय द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ ब्रिटिश। और आज के डेट में वही नागा और कुकी मिलके मेथी के खिलाफ वायलेंस और डिस्प्यूट शुरू कर दिए। समझ में आ रही चीजें? ये नाम है। अच्छा, इनके बीच में डिफरेंसेस, हाँ बता रहे अभी कैसे हुआ। कुकीला लैंड कोकिला बहन नाम सुने? दे डिमांडेड द लैंड। बता रहे कैसे उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। ठीक, यहां तक समझ में आ रही है कहानी? ठीक, अब हाँ बस उतना ही था। अब लिखिए कि हु आर मेथीज एंड हु आर कुकीज। बहुत देखिए, मेरे लिए फिर से आसान था, एक क्वेश्चन दे देना और लिखा देना, लेकिन मैं आदत ही नहीं है बिना बोले हुए चीजें बताना। वो चीज हो सकता है मैं सुधार लूं, आप लोग जब 75वीं का मेंस लिख रहे होते हैं तो मैं वो आदत सुधार लूं। अरे तो पोस्ट को भी तो रिवाइव कीजिएगा ना। अभी आप लोग मान कर चलिए ब्लॉक पंचायती राज में गए, फिर एसडीएम बनने के लिए तो आइएगा तो सिविल सेवा में ही, और कहीं वही जाइएगा नहीं, इतना अच्छा कोई तो और मिलेगा नहीं। तो वो चीज है, हम रहेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन मी सर। चलिए, अब हु आर कुकीज एंड मेथीज में लिखे पहले मेथीज। मेथी में लिखे इंडिजेनस, इंडिजेनस वैली बेस्ड कम्युनिटी ऑफ मणिपुर, predominantly indigenous valley based community of Manipur, predominantly हिंदू। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वेस्टर्नाइट, VAISHNAVIT, वेस्टर्नाइट। हाँ वैसे ही बोलते हैं ना वेस्टर्नाइट, और क्या? हाँ हाँ ठीक है, समझ गए ना आप लोग। बस, with bracket close, with sectoral following Sanamahi, SANAMAHI, Sanamahi। ब्रैकेट में लिखिएगा ट्रेडिशनल मीती रिलीजन, ट्रेडिशनल मीती रिलीजन।
उनका अपने भी कुछ है, वो बोल सकते हैं वहां के उनके इष्ट देव होंगे, हाँ, या कुल देवता होंगे, हाँ, गोसाई गोसाई होंगे उनके। समझ में आ रहा है मेती क्या है? मैंने टर्म यूज किया इंडिजेनस, इसका मतलब कि वो इंडिजेनस ही रहे हैं और एक तरीके से प्रीडोमिनेंटली हिंदू। इसी के चक्कर में तो लोग इस लपेटे में आए कि उनको मिला ही नहीं कैटेगरी, वो आप लोग हिंदू हैं तो डोमिनेट है, इसलिए आप लोग को जनरल में रखा गया। और फिर जब मंडल कमीशन आया तब इनको ओबीसी का कैटेगरी दिया गया। फिर बाद में इनको एहसास हुआ कि अरे तो एसटी कैटेगरी का फायदा है बहुत, तो उन्होंने फिर अपील किया हाई कोर्ट में, वो बहुत सालों तक चला वो। फिर लास्ट में जब हाई कोर्ट दिया अपना फाइनल जजमेंट, उसी में बवाल शुरू हो गया। तो इसलिए ये लंबा बैकग्राउंड है। तो ये हुआ बेसोनाइट सनामाई। अब आइए लिखिएगा मणिपुर, लिखिए वहीं में नेक्स्ट पॉइंट करके मणिपुर, एरो देकर ब्रॉडर टर्म, एरो देकर ब्रॉडर टर्म, ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूड्स मेतीज प्लस नागाज प्लस कुकीज प्लस अदर्स, ब्रैकेट क्लोज। सो इसमें ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखिए सो ऑल मेतीज आर मणिपुरी, सो ऑल मेतीज आर मणिपुरी, कॉमा, but not all Manipuris are Methi. मणिपुर को हम समझा रहे एक ब्रॉडर टर्म में कि मणिपुर का मतलब ये हुआ कि उसमें और भी सब ट्राइबल कम्युनिटी, नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं, जिसमें जैसे नागाज हो गए, कुकीज हो गए, जो हो गए, ओम हो गए, ये सब रहते हैं, जिसमें मेहतीज भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया, इंडिजिनियस है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मणिपुर का मतलब मेहतीज हो गया। तो मेहतीज आर मणिपुरीज, बट इट नॉट डजेंट मीन दैट कि ऑल मणिपुरीज आर मेहतीज। जैसे भारत में सिख, हिंदू सब रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हिंदू ही भारत है और भारत ही हिंदू है। तो भारत में वही चीज है मेहतीज और मणिपुरी, कह सकते हैं ये सेकुलर स्टेट को लेकर। अब आइए कुकीज जो, अब कुकीज कौन है भाई? कुकीज जो are an ethnic group who came to Manipur after the Anglo-Burmese war, Anglo-Burmese war, ब्रैकेट में 1824 से 26, फुल स्टॉप, migrated from Luhasi Hills, migrated from Luhasi Hills during early century, full stop. They were bought and settled in strategic locations surrounding the Manipur, full stop. They were used as buffer to protect the valley from regular raids. They were used as buffer to protect the valley from regular raids, RAIDS, regular raids, by the Naga tribes. Regular raids, raids RAIDS by the Naga. अब देखिए ये जो टर्म यूज किए हम जो का मतलब हो गया
कि और भी जो ट्राइब्स है जैसे मिजो से जो ट्राइब्स हुए, या जो म्यांमार के ट्राइब्स है, चिन ट्राइब्स ऑफ म्यांमार, मिजो ट्राइब्स ऑफ मिजोरम, और भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, ये सब साथ में एक्यूमुलेट होगा, इसलिए हम यूज करते हैं कुकी जो। अलग अलग है, कुकी अलग है, जो अलग है, कंसेप्ट बना है 2023 में, इसलिए हमने साथ में नाम लेते हैं कुकी जो। तो कुकी जो कौन है? कुकी जो को लाया गया किसके द्वारा? पॉलिटिकल एजेंट ऑफ ब्रिटिश। वहां पे एक किंगडम हुआ करता था, कैंगलेपिक किंगडम। जब ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट में था मणिपुर, तो वहां का जो किंगडम था कैंगलेपिक किंगडम, बस नाम सुनिएगा। उसको उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें आगे बढ़ी, और यहाँ पे वैली को बचाने के लिए नागा से कुकीज को लाया गया बाहर से, और उनको सेटल किया गया नागा के बीच में ही, और ये उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होना शुरू हुआ। आने वाले समय में नागा और कुकीज के बीच में एक तरीके से एग्रीमेंट साइन हुआ। व्हेन कुकीज डिमांडेड फॉर द न्यू लैंड, जिसका नाम पड़ा कुकीला लैंड, नीचे वाला जो एरिया था, इसमें है, हाँ चला जाता मैप, क्या नहीं, ये नहीं है, इसमें भी लैंड के बारे में, ये वाला जो एरिया था ना, ये जो एरिया है, ये डोमिनेट करता है कुकी वाला। ये जो एरिया है ये डोमिनेट करता है कुकीज एरिया। इसी के लिए उन्होंने भविष्य में 1980s के दौर में उन्होंने दे डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट, कुकीला लैंड करके। और ये जब डिमांड हुआ तो मेक टेंशन बिटवीन मेथीज एंड कुकीज, तो यहीं से पहला डिस्ट्रेस शुरू हुआ कुकीज और मेथीज में। डिमांड फॉर, हाँ, वो अपना एक सेपरेट स्टेट मांगने लगे वो लोग। कुकीज को लाया क्यों गया? सुरक्षा के लिए, मेक ए बफर बिटवीन द नागाज एंड द ब्रिटिश और मेथीस के, तीनों के बीच में। और वो धीरे धीरे उनके डोमिनेंस बढ़ने लगे, और डोमिनेंस बढ़ने के बाद उनको लगा कि दे आर डिमांडिंग फॉर द न्यू स्टेट, जिसका नाम दे रहे थे कुकीला लैंड, कुकी लैंड, ठीक। अब ये जैसे उन्होंने डिमांड किया, द डिस्प्यूट्स अराइजेस बिटवीन द मेथीज एंड कुकीज। नागा एक तरीके से एक्यूमुलेट हो गए थे, धीरे धीरे वो सेटल हो गए थे। देयर आर सो मेनी सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नागास। NSCIN पढ़ा होगा ना, नागालैंड सोशलिस्ट एक एन, ये सब नहीं पढ़े हैं आप लोग? NSCNIN, ये सब एक मिलिटेंट ग्रुप्स थे, वो एक तरीके से वहां वायलेंस करते थे, इनके बीच में एग्रीमेंट साइड होता। नागा का धीरे धीरे चीजें ये सेटल हो गया। कुकीज पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। अब क्यों नहीं फैला हमसे मत पता, हमको भी नहीं पता, कहीं नहीं गए उधर, मन नहीं किया होगा, नहीं गया, मोमोज अच्छा नहीं लग रहा उधर का, बोले यही खाएंगे मोमोज। तो ये चीज है। तो ये पहला डिस्प्यूट अराइज हुआ बिटवीन द कुकीज एंड मेथीज। समझ में आ रही यहां तक? अब धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। अब ये हुआ ब्रिटिश वाला एरियाज में, जहां पे हम कॉलोनियल इफेक्ट देखते हैं, उसी से समझ में आ रहा कि कुकीज आया कहां से। अब जो रिसेंट इश्यूज जो बने हैं वो आपको बस समझना है, वहीं से फिर चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएगी, फिर देन वी गो फॉर द क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब हम बात कर रहे हैं 1948 में, व्हेन आफ्टर द इंडिपेंडेंस सारे प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि इंडिया में आप आइए, और जिसमें मणिपुर भी एक्सेप्ट किया कि हम इंडिया का वो बनेंगे, एंड दे गॉट रिकॉग्नाइज एज ए यूनियन टेरिटरी। जब यूनियन टेरिटरी के बाद 1972 में बिकम स्टेट, तब जब 1948 का जब दौर था, तब जो मेथीस थे उनको जनरल कैटेगरी दिया गया। जनरल कैटेगरी दिया गया और बोला गया कि आप हिंदू कम्युनिटी को डोमिनेट करते, उसको प्रेजेंट करते, तो कोई जरूरत नहीं आपको कोई और कैटेगरी स्टेटस देने का। तो मैथीज लोगों को बोला कि हम, मैथीज लोग से पूछा गया कि आप लोग क्यों ये बवाल मचा रहे हैं, एसटी के लिए क्यों नहीं मांग रहे, पहले ही मांगते हैं। तो वो लोग बोले हमको पता ही नहीं चला किसका क्या मतलब है या क्या वैल्यू है, बाद में भर रहे होंगे बीपीएससी एग्जाम में, सिविल सर्विसेज एग्जाम। उनको लगा कि भाई कैटेगरी हो सकता है, दे कैन इजिली मेक, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज बहुत कम है। वहां पे कुकीज वाले ने IS 922 रैंक लाया 2023 के यूपीएससी में, वो भी न्यूज में बहुत थे। दो भाई बहन थे, सिबलिंग्स। डोमिनिक, टाइटल मत पूछिएगा, बहुत रटने का कोशिश किया, याद नहीं हुआ था हमको, डोमिनिक बस नाम था। फोटोज बहुत वायरल हुए थे, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते तो जब उनको जनरली का देखिए, कैटेगरी को लेकर मैं मजाक कर रहा हूं तो उसको दिल पे मत ले लीजिएगा, उसके लिए अगर किसी को ठेस पहुंचा तो उसका आहत हुआ तो उसके लिए माफी चाहूंगा, मतलब हंसी मजाक वाला चीज है, तो प्लीज टेक एज ए नॉर्मल कि अरे सर आप उस कैटेगरी को, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 मेरे पास है,
वो सब चीज तो हंसी मजाक में उसको लेकर चलिएगा। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी, आई डू नॉट बिलीव इन द कास्ट, इसमें मैं एकदम बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने 1989, बहुत इंपॉर्टेंट का, बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। सब नहीं रहता तो फिर और चीजें, मध्य प्रदेश में तो बहुत स्ट्रांगली, अगर मध्य प्रदेश का एग्जाम अगर देती है, अगर देंगेगा, उसमें ये एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना, उसमें 15-16 क्वेश्चन रहता है। जैसे हम लोग बिहार स्पेशल के लिए कैसे बावला रहते हैं एग्जाम के लिए, कि बिहार स्पेशल से इतने क्वेश्चन आएगा, बनता तो एक भी नहीं है। आज तक कोई मुझे बोल दीजिए बिहार स्पेशल में कि कोई किसी ने 100 में 100% सही किया होगा। कौन किताब पूछ देता है, ना टीचर को पता रहता है ना कुछ रहता है। इस बार दायित्व लिया बिहार स्पेशल का कि मैं देखूं ऐसा क्या है। इस बार भी आया ना एक मैगजीन को लेकर, एक कोई मैगजीन आया था ना अभी पीटी में ही जस्ट, कितने होंगे सही, सही था, तुक्का में नहीं टीचर नहीं पर किसी को पता ही नहीं है कौन किताब कौन बचे, बतख मिया वो एक आ गया था, या जो मोतिहारी साइड उधर रहते हैं तो उनको पता होगा, लेकिन किसी बोलिएगा मेरे नोट्स में लिखा हुआ था तो मैं तो नहीं मानूंगा। बतख मिया का नोट्स में तो किसी के नहीं होगा। तो कहने का मतलब नहीं, बातचीत नहीं, बिहार स्पेशल भी एक बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो अब आइए वो कास्ट को लेकर बात खत्म कीजिए। अब बात आ रहा है कि 1948 में उनको जनरल कैटेगरी दिया गया। अगर उनसे पूछा गया कि व्हाई दे आर नॉट इगरिंग फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी, या उनको क्यों नहीं चाहे, तो बोले हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को जो सरकार दिया गया हम उसी चीज से आगे बढ़ रहे थे। उनको फर्स्ट ओबीसी का स्टेटस मिला आफ्टर मंडल कमीशन। मंडल कमीशन आया तो उनको ओबीसी का कैटेगरी दिया गया। उसके बाद उनको समझ में आया कि एसटी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कुकीज के डोमिनेंस बढ़ने लगे रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी एंड द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में, तब उनको लगा कि हम लोग के पास सब कुछ रिसोर्सेस होने के बाद, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होने के बाद सब कुछ है, लेकिन हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो कैटेगरी नहीं है, और 371C के कारण वो सारा चीज हमारे प्रोविजंस में नहीं आ रहा है। तो देन दे डिमांडेड फॉर द एसटी कैटेगरी एंड फाइल्ड ए केस। 2012 में ये केस उनके द्वारा फाइल किया गया और वो लंबा पेंडिंग रहा, जो जाके फरवरी अप्रैल में जाके 2023 में हाई कोर्ट हैव गिवन द ऑर्डर कि स्टेट इस चीज पे रिसर्च करे, बात करे, सेंट्रल को भेजे एंड दे मेक इनटू द एसटी कैटेगरी। तो ये जो मूवमेंट हुआ था ये ट्रिगर कर दिया था कुकी और मेथी क्लास के लिए। ये पहला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब उसके लिए जब अप्रैल में जब ये ऑर्डर आया तो एक ऑल स्टूडेंट यूनियन ग्रुप ने मार्च निकाला जिसका नाम दिया था ट्राइबल सॉलिडिटरी मार्च, और उस मार्च में टू अगेंस्ट द मेथी कैटेगरी ना मिले एसटी को लेकर उसके चीज हुआ। उसका धीरे धीरे ये एक वायलेंट उसमें तब्दील हो गया। जो कुकीज हैं वो हमेशा वहां की सरकार पे आरोप लगाती है, एलिगेशंस लगाती है। उस समय वीरेंद्र सिंह थे, बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी वहां पे, कि जो गवर्नमेंट है वो हमेशा एक बायस रहती है और वो हमेशा सपोर्ट मेथीस को करती है। तो ये एक जो इमीडिएट फैक्टर था, ये बहुत जरूरी है कि क्यों एसटी मांगा गया, पहले क्या हुआ था, क्यों नहीं मिला, वो सब सारे चीजें थी। तो हाईकोर्ट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बांग्लादेश में की थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो ऑर्डर दी थी ना युक्ति योद्धा को रिजर्वेशन दीजिए, शेख हसीना का कोई रोल नहीं था उसमें। तो ये बवाल वहां भी हुआ तब जब लोग निकले। तो ये उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां का जो इंपॉर्टेंट इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट मुहिम चलाई, क्योंकि जो एरियाज है यहाँ पे, वहां पे आपको ड्रग ट्रैफिकिंग का भी बहुत केसेस देखा गया। ओपी जो होता है ना, ओपियम, पोपी फ्लावर से बोलते हैं ना, पॉपी, उसको लेकर अब जो कुकीज थे उनको लगा कि ये इंसेंसिटिव है और हमको टारगेट करने के लिए वो जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट है वो मैटर्स लाई है और वो हमको टारगेट किया जा रहा है, जिसमें इंक्रोचमेंट को लेकर बवाल उठाया गया था फायदा स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा फैक्टर है एसओ सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया था कुकीज को लेकर और इनके साथ बोला गया था अब आने वाले समय में कोई वायलेंस नहीं कीजिएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, लेकिन इसको फिर से रिवोक कर दिया गया बाय द बीरेन सिंह गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि जो कुकीज हैं वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और इलीगल माइग्रेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और खासकर ड्रग ट्रैफिकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से इग्नाइट किया और जो कुकीज थे उनको लगा कि वीरेंद्र सिंह गवर्नमेंट है उन्हीं को टारगेट कर रही है एंड दे वांट टू प्रमोट मेथीस कि आने वाले समय में उनको एसटी कैटेगरी भी मिल जाए।
तो ये सब मुद्दा ट्रिगर किया रिगार्डिंग द कुकी मेथीज वायलेंस। समझ में आ रही चीजें? तो ये सब स्ट्रक्चर है, टाइमलाइन है जिसको हमें समझना था। नॉट ओनली द एसटी कैटेगरी, आपदा को लेकर भी बहुत इश्यूज होता है वहां पे। मेथीज को लगता है कि भैया हमें कैटेगरी नहीं मिल रहा है, तो आप इंफाल वैली को इनर लाइन परमिट बना दीजिए। अगर इनर लाइन परमिट होगा तो कुकीज लोग मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, दे डोंट वांट परचेस द लैंड इन द इंफाल वैली या वैली एरियाज में, जिसको लेकर बीरेन सिंह गवर्नमेंट नेगोशिएशन बातचीत करना भी शुरू हो गई। तो ये सब जो चीजें हो रही थी, दैट शोज कि जो कुकीज और मेथीज है उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट किसको कर रही है? मेथीज को। और थर्ड एक फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पॉलिटिकल अनरेस्ट इन म्यांमार। म्यांमार में क्या हुआ? मिलिट्री कू 2021 में, और वहां से धीरे धीरे लोग इन्फ्लक्स करने लगे। चीन स्टेट है, चीन स्टेट में वही कुकीज के लोग वैसे ही रहते हैं, वैसी भूषण है, क्या बोलते हैं, वेशभूषा है, वही बोलचाल है, वही कद काठी सब कुछ है। दे कैन इजिली, आप बोल सकते हैं, मिक्स विद द कुकीज ऑफ दिस एरिया। 2021 में म्यांमार पढ़ा दिए हैं लोगों को, तो नहीं पढ़ा, आप लोगों को तो पढ़ा दिए हैं। 2021 में हुआ था। तो 2021 में पीपल दे माइग्रेटेड टू दिस एरिया। अब यहाँ पे जो माइग्रेट हुए थे चीन स्टेट के जो भी ट्राइबल कम्युनिटी थे, दे लुक्स बिहेव लाइक ए कुकीज, और वो भी आके इग्नाइट कर रहे थे और उनको फोर्स कर रहे थे कि भैया आप लोगों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे नीतीश को भी लग रहा था कि ये जो एक तरीके से बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस आ रही है, पावर आ रही है, वो आने वाले समय में उनके जो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन है या जो ऑटोनॉमी है उसको खतरा है, जिसको लेकर ये बवाल उठा रहे थे, हल्ला कर रहे थे और इनर लाइन परमिट मांग रहे थे, जिसको लेकर मेथीज ने एनआरसी कराने की मांग की टू सेंड बैक द इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ म्यांमार। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और सारे ये जो रिफ्लेक्स थे जो यहाँ पे यहीं पे आके सेटल हो रहे थे, और धीरे धीरे उनको पता नहीं कर पाइएगा कि कौन कुकीज हैं या कौन चीन स्टेट वाले जो माइग्रेंट्स। वही बोलने का ढंग, वही सब कुछ, कद काठी, वही सब कुछ उनका है। और ये सब ये धीरे धीरे यहाँ पे जो कुकीज का जो सबसे ज्यादा एरियाज है, डोमिनेटिंग एरिया, वो ये है, और ये यहाँ पे सेटल हो गए। समझ में आ रही है? तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक हिस्टोरिकल फैक्टर है और एक इमीडिएट फैक्टर में हाई कोर्ट है, ओबीसी मंडल कमीशन, उसके बाद इनर लाइन परमिट, म्यांमार, इलीगल इंक्रोचमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को लेकर, ये सब इमीडिएट फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर क्या था? हिस्टोरिकल फैक्टर था आपको कुकी लैंड, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, पॉलिटिकल एजेंट, कुकीज को लाना, ये हिस्टोरिकल फैक्टर हुआ, और ये हुआ इमीडिएट फैक्टर, और जिसको लेकर 13 मई 2023 में वहां पे लॉन्ग वायलेंस देखने को मिला, और जो डेटा के हिसाब से लगभग 300 लोगों की मृत्यु, सरकारी डेटा के हिसाब से। और फिर धीरे 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 ये मैटर बहुत फैलते गया, उनके एमएलए को लाया गया, डिफेंस फोर्सेस के वहां पे जो आर्मीज में काम कर रहे थे उनको मार दिया गया, एमएलए के घर के ऊपर वो किया गया, और लास्ट में जब बीरेन सिंह इस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो उनको रिजाइन देना पड़ा, और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लाया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड इन सितंबर एंड दे मेक ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कुकीज मेथड्स, इसको, इस रिवॉल्ट को खत्म किया जाए, इस वायलेंस को खत्म किया जाए। खत्म मतलब कि सबको बोला गया कि उस कमरे में तुम रहो, तुम इस कमरे में रहो, बाकी समझते हैं माहौल बनाते हुए, मतलब खत्म नहीं होगा ना। अगर फिर से ये हो गया कि भाई स्टेट अगर दे देती है तो उसमें भी फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट, ये जो भी मेंस कल इंटरव्यू दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए इंटरव्यू। बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू रिविजिट द इम्पोर्टेंट एरिया जहां पे हम कैसे किसी को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देते हैं। ऐसा नहीं था, वो तो अभी मैंने आपको, ऐसा नहीं था कि भारत सरकार ने एकदम साइडलाइन कर दिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नॉट विजिटेड, पर होम मिनिस्ट्री के सारा चीज उन्हीं के प्रोविजंस में हो रहा था। सीआरपीएफ लाया गया, असम राइफल्स लाए गए, तो ऑल इंपॉर्टेंट पैरामिलिट्री डिफेंस फोर्सेस को इंप्लीमेंट किया गया, द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आर वेयर मेड, तो ऑल इंपॉर्टेंट भंडारास आर मेड, भंडार्स की आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा नहीं था, वी आर क्रिटिसाइजिंग एंड वी आर बस आपको ऐसे कि प्राइम मिनिस्टर को 2 साल लग गया जाने में, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम पैरालाइज्ड हो गई थी या एकदम सेंसलेस थी, वो तो काम कर ही रही थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
वो तो काम करे, तो वो तो मैं आपको आपसे पूछा जाएगा तो यस द सेंट्रल गवर्नमेंट डूइंग देयर वर्क्स, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इमीडिएट एक्शंस टेकन टू कट डाउन द एफएमआरिज्म, क्योंकि म्यांमार एक बहुत बड़ा इशू बना था। उसके बाद वहां पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए, सर्विलेंस बढ़ाए गए, सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, असम राइफल्स को डिप्लॉय किया गया, द कंसर्न्स रिगार्डिंग द मेथीज एंड कुकीज, इस चीज को रिजॉल्व किया जाएगा। ये सब सरकार तो काम कर ही रही थी। जब लगा कि बीरेन सिंह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लेकर कुकीज को हमेशा डिमांड रहा कि उनको रिजाइन देना है, तो उनसे वो रिजाइन दिलवाया गया बाद में, और वहां पे प्रेसिडेंसी रूल लाया गया। तो ये सब जो सरकार के स्टेप थे, बट प्राइम मिनिस्टर अगर पहले जाते तो एक सिंपैथी नॉर्थ ईस्ट में बनता, एक माहौल बनता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट प्रेसिडेंट आए इस मुद्दे में, सरकार काम करे। एंड जो भी इंटरव्यू दीजिएगा, दिस मणिपुर क्राइसिस प्ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छे से समझाइएगा, बोले सर बस लेट मी स्पीक। तो ये चीज है, ठीक है। यहां तक कुकीज जो तक लिख लिए, और तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं जिसमें लिखना, बस एक इमीडिएट फैक्टर्स वाला में लिख लीजिए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चंस, हाँ कोई क्वेश्चन नहीं, वो याद रखिएगा, मेरे वीडियोस डाले रहेंगे आर्काइव्स में, उसको सुनते रहिएगा जब भी लगे तो। तो दिक्कत नहीं है, वो मत लिखिए, वो रिलेवेंट नहीं है, वो पूछेगा नहीं। इमीडिएट फैक्टर्स आर दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बस आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस डेफिनेटली, बिल्कुल इसी के लिए था। ये एफएमआर को लेकर हो या बाकी चीजों को, ये मैं क्या कह रही है, सडन वो नहीं था, एक अचानक स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये धीरे धीरे सुलग रहा था। और जो आप देख रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट थ्रस्ट था या फ्लैशिंग पॉइंट था जो हमारे नजर में आया। इट डजेंट मीन दैट कि ये पहली बार हो रहा है, या पहली बार कुकीज और मेथीज के बीच में वायलेंट हुआ, या नॉर्थ ईस्ट में, या खासकर ट्राइबल कम्युनिटी में। ये शुरू से बहुत सालों से, डिकेड से हो रहा था। पर जो कुकीज और मेथीज का जो वायलेंस है, दैट वाज द फ्लैश पॉइंट टू द ऑल ओवर सोसाइटी एंड पर्टिकुलर इंडिया। वो फ्लैश पॉइंट था जो हमें चमक कर आया सामने, लेकिन चीजें वहां पे हो रही थी। ठीक, लिखिए रीजन बिहाइंड वायलेंस इन मणिपुर। लिखिएगा मणिपुर एज ए geographically act as ethnic fault lines, comma, like much of the rest of no like much of the rest of northeast is a mosaic of various communities, like much of rest of northeast is a mosaic of mosaic, ये मोजैक, ये नीचे जो जमीन है इसी को तो मोजैक बोलते हैं, MOSAIC, मोजैक इसी को बोलते हैं ना, हाँ इसी को बोलते हैं मोजैक। मोजैक ऑफ वेरियस कम्युनिटीज विच हैव ए हिस्ट्री ऑफ distrust towards each other, full stop। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, द मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट is not a sudden eruption, comma, it is a result of layered ethnic, comma, historical ethnic, comma, historical, comma, political, administrative
and socio-economic factors that built up over decades, that built up over decades. Full stop. The violence that began in the violence that began in मई 2023 was only a flashpoint. पहला लिखिएगा पॉइंट अब इसमें, इथनिक टेंशन बिटवीन मेथीज एंड कुकीज जो, इथनिक टेंशंस बिटवीन मेथीज एंड कुकी जो, ZO, इसके नीचे बस पॉइंट्स करके लिखिएगा, डॉट करके। पहला क्या क्या कारण है इथनीज वाला में? पॉपुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर है, तो लिखिए पॉपुलेशन, लैंड, बस कॉमा करके लिख सकते हैं, कॉमा करके दूसरा डॉट करके, कुछ भी, पॉपुलेशन कॉमा लैंड स्टैंडिंग, लैंड स्टैंडिंग मिसट्रस्ट, लैंड स्टैंडिंग मिसट्रस्ट, कॉमा डिफरेंट आइडेंटिटीज, डिफरेंट आइडेंटिटीज क्यों बोल रहे हैं? याद रखिएगा, ये अगर हिंदू है तो वो लोग कौन है? क्रिश्चियंस। इसमें मेथीज में आते हैं एक आपको वो भी, जैसे हिंदूज ही डोमिनेट करते हैं, कुछ मुस्लिम्स होते हैं जिनको मेथीज पोंगलिन क्या बोलते हैं, एक मिनट कहीं मैं खोज के रखा था, ये सब आएगा नहीं, बस याद रखेगा, याद रखे यार, यूपीएससी में पूछ दिया तो यूपीएससी आप लोग अभी दे नहीं रहे, अभी एसडीएम बनिएगा, देखता हूँ कहाँ, इतना तो देखता हूँ मिलेगा, बता दो। कुछ मेथीज पोंगलिन बोलते हैं इसको, पोंगलिन पोंगलिन लिखिएगा। तो डिफरेंट आइडेंटिटीज, एक क्रिश्चियन है और एक हिंदुइज्म जो फॉलो करते हैं, ये बहुत बड़ा एक इशू बना, एक ट्राइबल एक नॉन ट्राइबल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट आइडेंटिटीज, कॉमा डिफरेंट होमलैंड्स, कॉमा माइग्रेशन फ्रॉम म्यांमार, रीजन्स एज वेल एज दे बाउट फ्रॉम आइदर साइड से, कुकीज को यही बोले कि दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम अदर एरियाज। कौन? सॉरी, हाँ, तो देखिए जब, हाँ, तो जब आप, अगर आप बिहार के एग्जाम्पल पे देखिएगा, जब आप अपने जमीन के लिए लड़ते तो फिर उस समय आपको ना बिहार दिखेगा ना, और फिर अपना जब सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़िएगा, डिटर्मिनेशन के लिए लड़िएगा, तब आपको ना देश राज्य कुछ नहीं समझ में आता। तो यहाँ भी तो बात है अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए, अपन आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे, तो उसमें फिर होमलैंड और ये सब कौन से, कि हम अभी तक आप भारत के कल्चर को नहीं समझे या आइडेंटिटी को नहीं समझे, बात हो गया अपने अस्तित्व की लड़ाई है। जब अस्तित्व की लड़ाई होती है तो फिर ये सब समझ में नहीं आता, फिर आप अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ते हैं, तब आप नहीं देखते कहाँ से आए, कौन लाया आपको। ऐसे हिसाब से तो बांग्लादेश हमेशा हमारे चरण में लेटा रहना चाहिए। बातचीत नहीं, आप लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आता है किसी भी कंटेक्स्ट में, देखिए इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, तब ये फिर चीजें नहीं बात करती कहाँ आए, कैसे आए, क्या होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होमलैंड, माइग्रेशन फ्रॉम म्यांमार, फुल स्टॉप। दूसरा ये पॉइंट, दूसरा मेन पॉइंट मतलब हेडिंग में, डिमांड फॉर एसटी स्टेटस, डिमांड फॉर एसटी स्टेटस बाय मेथीज, लिखिएगा, व्हेन मेथीज डिमांड फॉर एसटी स्टेटस which leads to tribal peoples, ट्राइबल पीपल्स कौन हो गए? कुकीज, ट्राइबल, हाँ कुकीज, ट्राइबल पीपल्स feared about loss of exclusive rights,
ब्रैकेट में लैंड, लॉस ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स लैंड इन हिली एरियाज, कॉमा डेमोग्राफिक प्रेशर फ्रॉम द वैली and economic, comma political and economic, political and socio domination पैराग्राफ चेंज करके ट्राइबल कम्युनिटीज perceived this as an existential, existential existential threat leading to the 3 May 2023 leading to the 3 May 2023 tribal protest, which became the trigger for violence. अब आइए थर्ड फैक्टर, लैंड फॉरेस्ट एंड इंक्रोचमेंट डिस्प्यूट्स. इसमें लिखिएगा गवर्नमेंट क्रैकडाउन and alleged, alleged alleged encroachments and inverted comma में illegal settlement inverted comma close in reserve forest areas were seen by Cookie Joe seen by Cookie Joe group as targeted actions, comma eviction without consultations, where areas were seen by Cookie Joe group as टारगेटेड एक्शंस कह सकते हैं. यही चीज हमने भी चर्चा किया था कि उनको लग रहा था गवर्नमेंट उन्हीं के लिए किया. कॉमा इविक्शंस विदाउट कंसल्टेशन, इविक्शन विदाउट कंसल्टेशन, बिना पूछे उनको वहां से खाली करा दिया जा रहा था. which leads to criminalization of entire communities. फोर्थ वन आइए, इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार. इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार, ये भी बेसिक चीजें आपको पता है. वो लोग आए, एक एंजाइटी लाया किसको, मेथी का. उनके डेमोग्राफिक चेंज हो रहे थे और धीरे धीरे वो इग्नाइट किए. उनको आर्म्स वो सारा प्रोवाइड किया गया. वहां पे ऐसे ऐसे आर्म्स मिले कि वो देखकर सरकारों को लगा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है. तो ये सब इंपॉर्टेंट है. तो जो माइग्रेंट्स था वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना. क्यों? टू मेक एंजाइटी, टू क्रिएट एंजाइटी इन द मेथी ग्रुप्स. ठीक. एंड फिफ्थ वन में आइए, पॉलिटिकल कंपटीशन and Majoritarian dynamics. Majoritarian MAJORITARIAN, Majoritarian
डायनेमिक्स मेजोरिटी की है ना, किसका जिसका बाहुबल रहेगा वही भैया वो डायनेमिक्स। एंड सिक्स्थ वन, ब्रेक डाउन इन ट्राइबल स्टेट रिलेशंस, ब्रेक डाउन इन ट्राइबल स्टेट रिलेशंस, इसमें पहला डॉट करके लिखिए, डिड नॉट कंसल्ट टू ट्राइबल पीपल्स, दूसरा डॉट, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, ये ऑपरेशन एग्रीमेंट 2008 में किया गया था टू द कुकी मिलिटेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक सीज फायर एग्रीमेंट। ये जो मिलिटेंट्स थे ये आपको मणिपुर नागालैंड वाले एरियाज में बहुत स्ट्रांगली काम करते थे, मेक डिस्ट्रेस एंड वायलेंस इन दिस एरिया। तो सरकार आई और वहां ने सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट साइन किया कि आप लोगों को बोला आप हथियार रखिए और यहाँ पे शांति से चुपचाप रहिए। उनको कुकीज लोग मान गए, कुकी मिलिटेंट्स लोग, लेकिन ये फिर 2022-23 में इस एग्रीमेंट को रिवोक कर दिया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और उन्होंने तरीके से फिर से उनको लग रहा था जो ड्रग एरियाज है जहां पे इंक्रोचमेंट हो रहा है वहां से माइग्रेंट्स को लाया जा रहा है और ये लोग गलत चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर से कुकीज को लगा कि उनको टारगेट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये फिर से ये सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट 2008 वाला ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन दिस मिथी कुकी वायलेंस। और इसी में लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इरोडिंग देयर ऑटोनॉमी, इरोडिंग देयर, हाँ थर्ड वाले डॉट करके लिखिए, इरोडिंग देयर ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 371C, फुल स्टॉप। तो दिस इज ऑल अबाउट द मणिपुर क्राइसिस। थोड़ा सा लंबा है पर आई होप कि समझ में आया होगा। वो आप लिखिएगा, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तब मैं आप लोग का देगा तो उसमें भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब पहले तो क्वेश्चन लिखिए एक पहले। हाँ हाँ हाँ, नहीं आएगा तो जान से जाइएगा। एक वो लोग मिलिटेंट्स है ना, दे आर मिलिटेंट्स, तो सरकार चाहेगी ना कि भैया आप नॉर्थ ईस्ट में शांति हो। ऐसे बहुत सारे मिलिटेंट्स ने वहां पे वो किया, जैसे असम का एक बड़ा फेमस है उल्फा, ये सब सरेंडर करते हैं ना, जो सरेंडर किए उनको मुख्य धारा में लाया जाता है, मेन स्ट्रीम में लाया जाता है कि भैया आप शांति से रहिए, आपको जो रिसोर्सेज चाहिए, जो जॉब एम्प्लॉयमेंट सब देंगे, आप लोग यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं कीजिएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में ये भारत सरकार 1985 राजीव गांधी से ये सब चीजें होने लगती हैं। जैसे आप वो पढ़े, असम अकॉर्ड पढ़े होंगे, बिल्कुल वो भी आप लिख सकते हैं। आपसा को भी लेकर एक तो वहां पे रहता है इनर लाइन परमिट, तो आपसा भी है। जैसे इसमें 6-7वां पॉइंट वहां के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर लिख सकते हैं, नॉट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द असम राइफल्स, स्टेट पुलिस फोर्सेस, आपको सीआरपीएफ एंड आपसवा इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। तो ये सब भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। मैं तो मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसवा भी एक इंपॉर्टेंट इशू बना था, लेकिन मैं आपको एक इमीडिएट जो कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बता रहा हूं एग्जाम पर्सपेक्टिव पे। आपसवा भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन लिखिए, जैसे आप जो कह रही है कि खुशी कि ये आर्टिकल 356 क्या होगा, तो अब इसमें होगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए या क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, तब उसमें हो कि भैया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे, उनसे नेगोशिएशन डायलॉग डिप्लोमेसी सॉरी डायलॉग्स बात करना किए, फिर उन्होंने रिजाइन दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा, होम मिनिस्टर का एंट्री हुआ, आपसवा को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया गया, फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशंस बनाए गए, अपने में लड़ रहे थे लोग, असम राइफल और स्टेट फोर्सेस अपने में गोली बारूद कर रहे थे, देखा होगा भी न्यूज में। तो ये सब चीज एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था जो हमें वे फॉरवर्ड में लिखे या जो आपको समझ में आना चाहिए। मुझे आपको पहले क्राइसिस समझाना था, फिर एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ऐसे ही करके वी विल डील। आज तो छोटा क्लास था, अगले बार 2 घंटा की क्लासेस करेंगे, हर दिन 2 टॉपिक तो कम से कम कंप्लीट करेंगे। ये झांकी है, बाकी अभी बाकी है।
आंसर, क्वेश्चन तो अपने लिखिएगा, आंसर भी अपने लिखिएगा, वो भी लिखना। हाँ क्या लिख सकते हैं उसी को लेकर, वो मैं बस आपको बताया, बस चीजें तो थोड़ा सा आपको, नहीं नहीं वो बोला से स्टेट, हाँ उसमें फिर एक लाखुनी कमेटी है, वो सब के बारे में वो सब वो भी चर्चा करेंगे। बस चीजें हाईकोर्ट वाला भी मैंने आपको एक वो टाइमलाइन बताया कि कैसे चीजें हुई, वो भी एक वहीं से तो सारा मैटर शुरुआत हुआ, उसी में ट्राइबल सॉलिडिटी मार्च शुरू हुआ उसी को लेकर। जैसे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया और स्टेट को बोला कि आप रिकमेंडेशन भेजिए सेंट्रल को तो इनको एसटी कैटेगरी में लाने के लिए, तो वहां का जो स्टूडेंट यूनियन था जो कुकीज वाला, उन्होंने सॉलिडिटरी मार्च निकाला जिसका नाम रखा था ट्राइबल सॉलिडिटरी मार्च। उसी के बाद ये वायलेंस होना शुरू हुआ। तो ये सब चीजें बस डिस्कशन में, तो आपको बस याद रखना। क्वेश्चन लिखिए, इथनिसिटी कॉमा identity politics and borderland vulnerabilities एरो देकर मणिपुर एज ए मिरर हाँ टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी challenges, full stop, comment। लिख सकते हैं आप लोग, अच्छे से ब्रॉड में लिखिएगा कि बस एक आंसर आपने लिख लेंगे तो वो उसको रिवाइज करके जाइएगा, तो उससे आपके सारे एरियाज, इंटरनल मणिपुर क्राइसिस या नॉर्थ ईस्ट, ये सारा चीजें कंप्लीट। ऐसा आंसर लिखिए कि बस एक बार पढ़ लेना है, वो सब आएगा। तो पहले लिखिए, तो उसके बाद हाँ उसके बाद फिर मैं तो लिखवाऊंगा, पहले तो आप लोग लिखिए नहीं, पहले लिखिए, मुझे कॉपी दीजिए। आज फ्राइडे है ना, कल तो होगा, तो कल दीजिएगा कॉपी, मैं चेक करता हूँ, फिर एक बार मॉडल आंसर नहीं तो मैं वो फॉरवर्ड करवा दूंगा। ये मुझे नहीं पता थे, हाँ मंडे को दे दीजिए। मैं सबसे अच्छा क्या करूंगा, इसको चीजों को थोड़ा सा टाइमलाइन को ध्यान में रखते हैं, मैं मॉडल आंसर फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसका वो तब जब आप लिख कर दीजिएगा तब, ये नहीं कि पहले मॉडल पहले लिख कर दीजिए, सबमिट कीजिए, देन आई विल सेंड यू द मॉडल आंसर इन द ग्रुप, तब उसको आप पढ़ के चीजों को और अपडेट कर लीजिएगा। ठीक, समझ में आया मणिपुर क्राइसिस, क्या क्या फैक्टर था समझ में आ गया। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें एसआईआर पढ़ना, एसआईआर या टेररिज्म पढ़ लेंगे। तो बस वो मैंने एक रोड मैप बताया, लेकिन एसआईआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है।